नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटने वाले हैं जिसने कह सकते हैं कि आज के भारत की बुनियाद रखी। ये साल 1932 की कहानी है, एक समझौते की, लेकिन उससे कहीं ज्यादा ये कहानी है भारत के दो सबसे बड़े नेताओं महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के विचारों के एक जबरदस्त टकराव की। बिल्कुल। और ये सिर्फ एक राजनीतिक समझौते की कहानी नहीं है। ये दो बिल्कुल अलग दृष्टिकोणों की टक्कर है। एक तरफ समाज को एक साथ जोड़ने यानी इंटीग्रेशन की सोच थी, और दूसरी तरफ सदियों से दबे हुए तबके को पहले ताकतवर बनाने यानी एम्पावरमेंट की जिद थी। पूना पैक्ट की पूरी कहानी इसी एक टकराव के इर्द गिर्द घूमती है। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें इस टकराव की जड़ से लेकर इसके नतीजों तक ले जाती है। तो आज हमारा मिशन साफ है, ये समझना कि ये दो महान हस्तियां एक दूसरे के आमने सामने क्यों खड़ी हो गईं और उनके उस टकराव से जो रास्ता निकला उसने हमारे संविधान और हमारे लोकतंत्र को कैसे शक्ल दिया। चलिए इस गहरी और जटिल कहानी को परत दर परत खोलते हैं। तो इसकी शुरुआत होती है अगस्त 1932 में, जब ब्रिटिश प्रधानमंत्री रैमजे मैकडॉनल्ड ने एक ऐसी घोषणा की जिसने भारतीय राजनीति में जैसे एक तूफान ला दिया। इसे कहा गया कम्युनल अवार्ड। कम्युनल अवार्ड, ये शब्द सुनने में ही बड़ा भारी लगता है। आसान भाषा में इसका मतलब क्या था? इसका मतलब बहुत बड़ा था। इस अवार्ड के तहत अंग्रेजों ने भारत के अलग अलग समुदायों के लिए अलग अलग चुनावी व्यवस्था का ऐलान किया। मुसलमानों, सिखों और ईसाइयों के लिए तो ये पहले से ही था, लेकिन इस बार उन्होंने इसे दलित वर्ग, जिन्हें तब डिप्रेस क्लासेस कहा जाता था, उनके लिए भी लागू कर दिया। अच्छा, और यहीं से सारा विवाद शुरू हुआ। इस अवार्ड में दलितों के लिए ऐसा क्या था जिस पर इतना बड़ा मतभेद हो गया? इसमें था अलग निर्वाचन क्षेत्र यानी सेपरेट इलेक्टोरेट का प्रावधान। सेपरेट इलेक्टोरेट? जी, इसका सीधा मतलब था कि कुछ चुनिंदा सीटों पर उम्मीदवार भी दलित होगा और उसे वोट देने वाले भी सिर्फ दलित ही होंगे? बिल्कुल। सवर्ण हिंदू या किसी और समुदाय का वोटर उन सीटों पर वोट नहीं कर सकता था। अच्छा, तो ये थी वो चिंगारी। और डॉक्टर अंबेडकर इसके जबरदस्त हिमायती थे। उनके लिए तो ये एक बहुत बड़ी जीत थी, है ना? ये जीत से भी बढ़कर था। ये उनके दशकों के संघर्ष का नतीजा था। डॉक्टर अंबेडकर का तर्क बहुत साफ और शक्तिशाली था। वो कहते थे कि जब तक दलितों के पास अपनी स्वतंत्र राजनीतिक ताकत नहीं होगी, तब तक उनका भला कोई नहीं करेगा। उनका मानना था कि मिलीजुली चुनाव प्रणाली में एक दलित उम्मीदवार को जीतने के लिए सवर्णों वोटों पर निर्भर रहना पड़ता है, और ऐसा उम्मीदवार कभी भी अपने लोगों के हक के लिए खुलकर लड़ ही नहीं सकता। वो हमेशा दबाव में रहेगा। मतलब उनके लिए ये एम्पावरमेंट का यानी सशक्तिकरण का सीधा रास्ता था। एक ऐसी आवाज जो किसी की मोहताज ना हो। बिल्कुल। एक ऐसी राजनीतिक शक्ति जो मोल भाव कर सके, जो अपने समुदाय के लिए अधिकार छीन सके, न कि किसी की दया पर जिए। उनके लिए ये सामाजिक गुलामी से राजनीतिक आजादी की तरफ पहला बड़ा कदम था। लेकिन दूसरी तरफ थे महात्मा गांधी, जो इस विचार के बिल्कुल खिलाफ थे। उनके लिए ये अखंड हिंदू समाज के विजन पर एक सीधा हमला था। उन्हें डर था कि समाज हमेशा के लिए बंट जाएगा। सही है ना? आपका कहना बिल्कुल सही है, लेकिन उनका डर इससे भी गहरा था। गांधी जी को लगता था कि ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का सबसे खतरनाक रूप है। वो दलितों को हरिजन कहते थे और उन्हें हिंदू समाज का एक अटूट हिस्सा मानते थे। उन्हें लगा कि अगर दलितों को एक अलग राजनीतिक पहचान दे दी गई तो वो हिंदू समाज से हमेशा के लिए कट जाएंगे और छुआछूत जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने का आंदोलन कमजोर पड़ जाएगा। तो एक तरफ अंबेडकर थे जो राजनीतिक आजादी को सामाजिक सुधार की पहली शर्त मान रहे थे, और दूसरी तरफ गांधी थे जो सामाजिक एकता को राजनीतिक अधिकारों से ऊपर रख रहे थे। यही वो टकराव था। गांधी जी के लिए ये एकीकरण यानी इंटीग्रेशन का सवाल था। उनका मानना था कि दिल बदलकर और सामाजिक सुधार करके ही असली बदलाव आएगा। इसी सोच के साथ उन्होंने इस अवार्ड के खिलाफ पुणे की यरवदा जेल में आमरण अनशन का ऐलान कर दिया, और इस एक फैसले ने पूरे देश को एक दोराहे पर लाकर खड़ा कर दिया। एक आमरण अनशन, और वो भी गांधी जी का। ये तो एक तरह का राजनीतिक ब्रह्मास्त्र था। यहाँ से माहौल बहुत तनावपूर्ण हो गया होगा। तनावपूर्ण शब्द शायद उस स्थिति को पूरी तरह बयां नहीं कर सकता। सोचिए, एक तरफ डॉक्टर अंबेडकर और दलित समुदाय को दशकों की लड़ाई के बाद एक बड़ा अधिकार मिला था, और दूसरी तरफ देश का सबसे बड़ा नेता उसी अधिकार को खत्म करने के लिए अपनी जान दांव पर लगा चुका था। गांधी जी का स्वास्थ्य हर गुजरते दिन के साथ गिरने लगा। पूरे देश में एक भावनात्मक उबाल आ गया। हर अखबार की सुर्खी यही रही होगी,
हर गली नुक्कड़ पर बस यही चर्चा। और ये सिर्फ चर्चा नहीं थी, डॉक्टर अंबेडकर पर एक जबरदस्त एक नैतिक और मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाने लगा। देश के बड़े बड़े नेता जैसे मदन मोहन मालवीय, सी राजगोपालाचारी, सब उनके पास आने लगे, उन्हें मनाने की कोशिश करने लगे। माहौल ऐसा बना दिया गया कि अगर गांधी जी को कुछ हो गया तो इसके जिम्मेदार अकेले डॉक्टर अंबेडकर होंगे। वाकई ये सोचना भी मुश्किल है कि उस एक व्यक्ति पर कितना कुछ दांव पर लगा था। एक तरफ अपने लोगों की दशकों की लड़ाई और उनका भविष्य, और दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े नेता की जान। और ये सिर्फ कोई राजनीतिक दबाव नहीं था। सोचिए, पूरे देश की मीडिया, बड़े बड़े नेता और आम जनता की